Blouse is okay because we are out of it. मिनी सीरीज की शुरुआत में हम जैक को देखते हैं जो अपनी कंपनी के काम से न्यूयॉर्क से बाहर ग्रामीण इलाकों में ट्रेन से जा रहा था। जहां पहुंचने के बाद उसे एक आदमी मिलता है जो उसे वहां का एक घर दिखाता है जिसमें वो जब तक यहाँ तब तक रुक सकता है और ये घर जैक को बहुत सस्ते में मिल जाता है। अब आगे वही आदमी जैक को घर की खुशी में वहाँ का प्रसिद्ध शराब देता है और शराब की बोतल को किसी ऊंची जगह पे रख देता है जिसके बाद वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि शराब की बोतल अपनी जगह से खुद ही हिलने लगती है और ये सीन फिर यहीं कट हो जाता है। आगे अब हम जैक को एक नदी के पास जाता हुआ देखते हैं जहाँ आगे जाने पर उसे एक लड़की कैथलीन दिखाई देती है जो वहाँ नहा रही होती है। फिर जैक का पैर एक पेड़ के टहनी में फंस जाता है जिससे शोर होने के कारण कैथलीन जैक को देख लेती है और अब उसे गलत नियत इंसान वाला समझकर उस पर पत्थर फेंकने लगती है जिस पर जैक वहाँ से भाग जाता है। अब घर लौटने के बाद जैक वही शराब पीता है जहाँ अब उसे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगती है, इसलिए वो सवाल करता है कि ये किस चीज से बनी है, जिस पर उसे एक आवाज से जवाब मिलता है कि ये आलू से बनी है। जिसे सुनने के बाद वो घर के इधर उधर देखने लगता है क्योंकि घर में उसके अलावा कोई और मौजूद नहीं था, जिसके बाद वो वहीं सो जाता है। अब अगले दिन सुबह होने पर जैक को होश आता है और उसे किसी के खर्राटों की आवाज भी आने लगती है जहाँ देखने पर उसे एक छोटा आदमी दिखाई देता है, जिसके बाद वो आदमी जाग जाता है और जैक को देखकर बाहर की तरफ भाग जाता है। इसलिए अब जैक उसके पीछे जाता है जो अब नदी के किनारे पहुंच जाता है, पर वो आदमी नदी में गिर जाता है और मदद के लिए आवाज लगाने लगता है। इसलिए जैक उसे बचाता है और किनारे पर ले आता है, पर फिर वो आदमी गायब होकर घर की तरफ भाग जाता है। लेकिन उसके गीले होने की वजह से जैक उसे ढूंढ लेता है, जिस वजह से उस आदमी को अपने रूप में वापस आना पड़ता है, जहां वो बताता है कि वो एक लेप्रोकॉन है और उसका नाम सीमस मुल्डॉन है। जिसके बाद उसकी पत्नी मैरी भी अपने रूप में आ जाती है। जो सब अब देखकर जैक को विश्वास नहीं होता, इसलिए अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। इस पर अब उसे गीला देखकर मैरी उसे एक तौलिया ला कर देती है और फिर आगे सीमस जैक को अपने बेटे मिकी से भी मिलवाता है जिसकी उम्र 200 साल से ऊपर थी। जिसके बाद मिकी अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए चला जाता है, जहां अब हमें पता चलता है कि लेप्रेकॉन्स और ट्रोफिंग फेरिस के बीच में सालों पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। जिसके बाद हम मिकी को उसके दोस्त के साथ मस्ती करता हुआ देखते हैं। फिर कुछ ट्रोफिंग फेरिस आते और अब उन दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिसके बाद मिकी और उसके दोस्त वहाँ से एक ट्रैक्टर पे बैठ भाग जाते हैं, जिससे हमें समझ आता है कि उनके लिए ऐसी छोटी मोटी लड़ाई एक आम बात है। अब आगे जैक अपनी साइकिल से कहीं जा रहा होता है, जहां रुकने पर उसे सीमस मिलता है। इसलिए अब जैक उससे टॉपिंग फेरिस के बारे में पूछता है, जिस पर सीमस बताता है कि टॉपिंग फेरिस के पास पंख होते हैं और वो आलिशान हवा में उड़ने वाले महल में रहते हैं जिनका काम प्रकृति की देखभाल करना है। वो आगे ये भी कहता है कि इसी वजह से टॉपिंग फेरिस अपने आप को लेप्रेकॉन से अच्छा मानती है, जिसी कारण से उनके लेप्रेकॉन और टॉपिंग फेरिस के बीच सालों से दुश्मनी चली आ रही है। अब आगे हम टॉपिंग फेरिस के महल को देखते हैं, जहां ग्रैंड बेंची आती है जो लेप्रेकॉन्स और फेरिस की हेड होती है और वो दोनों के बीच लड़ाई रुकवाना चाहती है। इसलिए टॉपिंग फेरिस के राजा बोरिस को आखिरी मौका देती है अपने और लेप्रेकॉन्स के बीच की दुश्मनी को मिटाने के लिए। अब आगे हम जैक को अलग अलग जगह की तस्वीर लेते हुए देखते हैं, जो चलते चलते कैथलीन के घर के पास पहुंच जाता है, जहाँ वो कैथलीन को देखता भी है और गलती से उसकी तस्वीर भी निकाल लेता है। लेकिन कैमरा के क्लिक के शोर से कैथलीन भी जैक को देख लेती है और तुरंत चिल्ला के अपने भाइयों को बुला लेती है। इसलिए अब जैक डर के मारे चर्च में पनाह ले लेता है, पर उसके पीछे कैथलीन और उसके भाई भी पहुंच जाते हैं, जो अब प्रीस के प्रवचन खत्म होने का इंतजार करते हैं, जिसकी बाद वो जैक को पकड़ सके। पर प्रीस का प्रवचन होते ही जैक उनसे बचने के लिए प्रीस के साथ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिकी और उसके दोस्त टॉपिंग फेरिस के बॉल पार्टी में छुप के जाने की सोचते हैं। इसलिए आगे बढ़ने पर वो कुछ टॉपिंग फेरिस को मारकर बेहोश करके उनके कपड़े पहन लेते हैं और फिर उनकी बॉल पार्टी का टिकट लेकर महल की तरफ निकल जाते हैं। और वहाँ मास पार्टी होने के कारण उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाता। अब मिकी को पार्टी में शहजादी जेसिका दिखाई देती है, जिसे देखते ही उसे पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो जेसिका के साथ डांस करने लगता
है। फिर आगे वो जेसिका को अकेले में ले जाकर सब कुछ सच बता देता है कि वो एक लेप्रेकॉन है, जिस पर जेसिका घबरा जाती है, पर वो किसी को नहीं बताती क्योंकि वो भी मिकी को पसंद करने लगी थी। पर अब वहाँ के राजा बोरिक को भनक लग जाती है कि पार्टी में लेप्रेकॉन भी मौजूद है, इसलिए वो सारे फेरिस को अपने चेहरे से मांस निकालने का आदेश देते हैं, जिससे मिकी और उसके दोस्त का बांडा फूट जाता है। इसलिए वो जान बचाकर वहाँ से भागने लगते। अब भागते भागते मिकी को रियलाइज होता है कि वो उड़ भी सकता है क्योंकि उसे सच्चा प्यार हो गया है, जिसकी मदद से मिकी के सारे दोस्त भी वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर अगले सीन में हम समुद्र के किनारे घोड़ों का रेस होता हुआ देखते हैं, जहाँ कैथलीन भी अपने घोड़े के साथ हिस्सा लेना चाहती थी, पर रेस के नियम के अनुसार लड़कियां हिस्सा नहीं ले सकती थी। इसलिए अब जैक कैथलीन के बदले हिस्सा लेता है और रेस को जीत भी जाता है। फिर आगे कैथलीन को समझ आता है कि जैक बुरा इंसान नहीं है, इसलिए वो उसका धन्यवाद करती है, जिस दौरान जैक कैथलीन से उसे ये जगह घुमाने का अनुरोध करता है, जिस पर कैथलीन उससे अगली सुबह मिलने के लिए कहकर चली जाती है। अब अगले दिन कैथलीन जैक को बहुत सारी जगह दिखाती है और जैक उन सारी जगहों की तस्वीर खींचता है। वहीं कैथलीन को जैक का कैमरा बहुत पसंद आता है, इसलिए वो जैक को एक संग के बदले उसका कैमरा ले लेती है, जिनकी बातों से हमें ये भी समझ आता है कि अब ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे। पर वहीं रात होने पर जब मिकी जेसिका से मिलने जाता है तो जेसिका की केयरटेकर लेडी मैग्रेट मिकी को पकड़वाने के लिए सैनिकों को बुला लेती है, लेकिन मिकी तब तक भाग निकलता है। बाद में जेसिका का भाई गॉर्गन मिकी से लड़ने जाता है, जहां मिकी किसी भी लड़ाई के लिए मना कर देता है। इस पर अब मिकी का दोस्त सियोन ग्रोगॉन को मिकी के बदले उसे लड़ने का चेतावनी देता है, पर ग्रोगॉन सियन को बुरी तरह मारता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब सियन को मरा हुआ देख मिकी गुस्से में ग्रोगॉन को मार देता है। जो खबर सुनकर बोरिस जेसिका को लेप्रेकॉन से दूर भेजने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लेप्रेकॉन्स का लीडर सीमस टॉपिंग फेरिस के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं। अब अगले दिन जेसिका फेरिस के गुप्त महल में जो समुद्र के अंदर था वहाँ के लिए लेडी मार्गरेट के साथ रवाना हो जाती है, जहाँ मिकी सैनिकों से छुप के जेसिका से मिलने आता है और उसे वादा करता है कि वो उसे ढूंढ लेगा और वहाँ से ले जाएगा। दूसरी तरफ जैक को अपनी कंपनी की तरफ से लेटर आता है, जहाँ उसे वापस न्यूयॉर्क बुलाया जाता है, जो सुनकर कैथलीन उदास हो जाती है। और वहीं मौसम खराब होने की वजह से जैक कैथलीन को अपने घर लेकर आ जाता है, जहाँ वो उसे सीमोस और मैरी से मिलवाता है, पर किसी कारण से तभी कैथलीन बेहोश हो जाती है। आप कैथलीन की होश में आने के बाद जैक सीमस से मौसम की खराबी का कारण पूछता है, जिस पर सीमस टॉपिंग फेरिस और लेफ्रिकन के बीच में होने वाले युद्ध के बारे में बताता है, जिसके कारण से ही मौसम खराब हो रहा था, जिसकी बाद वहाँ से गायब हो जाता है। अब अगले दिन जैक कैथलीन को उसके घर जाकर बताता है कि वो शाम की ट्रेन से वापस जाने वाला है, और कैथलीन को भी उसके साथ चलने का सुझाव देता है क्योंकि वो कैथलीन से प्यार करने लगा था। पर कैथलीन उसे मना कर देती है क्योंकि वो इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। फिर भी जैक शाम के वक्त स्टेशन पहुंचकर कैथलीन का बहुत इंतजार करता है, इस उम्मीद में कि वो जरूर आएगी। पर अब ट्रेन के आने के बाद जैक खुद अपना मन बदल देता है और वहीं रुकने का फैसला करता है। और फिर उसी पल वो देखता है कि कैथलीन भी अपना सामान लेकर स्टेशन पहुंची है, जिसे देखकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, जहां अब दोनों भी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। पर वहीं लेप्रेकॉन और टॉपिंग फेरिस के बीच में युद्ध शुरू हो जाती है और अब सारे सैनिक एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिससे प्रकृति को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। फिर शाम होने पर शंख बजाया जाता है आज के दिन के युद्ध को रोकने के लिए, जहां अब हम देखते हैं कि इस युद्ध में कितने लोग अब तक मारे गए। दूसरी तरफ मिकी जेसिका को समुद्र के किनारे ढूंढने में लगा था, जहां आगे उसे टॉपिंग फेरिस के कुछ सैनिक दिखाई देते हैं, जो अब उनका पीछा करके जेसिका तक पहुंच जाता है और फिर लेडी मार्गरेट को चकमा देकर वहां से जेसिका को निकाल लेता है। अब यहाँ से निकलने के बाद मिकी और जेसिका स्वैम्प राज्य के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ वो दोनों सुरक्षित रह सकते थे। वहाँ पहुंचकर मिकी अपने पिता के दोस्त अंकल एलोयसियस से मिलता है, जो उन दोनों का स्वागत करते हैं और उन्हें घर भी दिखाते हैं रहने के लिए। पर रानी मोराइक और राजा बोरिक को जेसिका किस जगह पर छिपी है उसका पता चल जाता है, इसलिए वो जेसिका को लेने अपने मंत्री और सैनिकों को स्वैम्प राज्य की ओर भेज देते हैं। अब आगे कैथलीन को जैक की कंपनी की तरफ से आया हुआ एक लेटर मिलता है, जिसे पढ़कर उसे पता चल जाता है कि कंपनी ने जैक को ये जगह देखने के लिए इसलिए भेजा था क्योंकि वो इस जगह पर शहर के लोगों के लिए छुट्टियां बिताने वाले पार्क बनाना चाहते थे, जिससे लोग इस जगह पर घूमने आ सके। इसीलिए जैक सारी जगहों की तस्वीर ले रहा था। अब ये जानने के बाद जैक के आने पर वो उससे इस बारे में सवाल करती है, जिस पर जैक बचाव में कहता है कि उसने ये बात उसे बताने की बहुत कोशिश की, पर उसमें हिम्मत नहीं हुई। लेकिन कैथलीन उसकी कोई बात नहीं सुनती और नाराज होकर चली जाती है। वहीं टॉपिंग फेरिस मक्खन लेकर स्वैम्प राज्य पहुंच जाते हैं, क्योंकि अंकल एलोयसियस को मक्खन बहुत पसंद था, इस उम्मीद में कि अंकल एलोयसियस इसके बदले जेसिका को उन्हें सौंप देंगे।
पर मिकी को अंकल एलोसियस पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो जेसिका के साथ पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। अब अगले सीन में जैक सीमस को कैथलीन से बात करके उसे समझाने को कहता है, जिसके बदले वो जैक को अपने सैनिकों को युद्ध के लिए अभ्यास सिखाने के लिए कहता है, जिसके लिए जैक मान जाता है। अब इसके बाद वहाँ कैथलीन के भाई आते हैं, जो जैक से लड़ने आए थे क्योंकि उसने उनकी बहन कैथलीन को रुलाया था। लेकिन जैक बात को टालते हुए उन्हें शराब पिलाने घर के अंदर ले जाता है। अब आगे वहाँ सीमस भी आ जाता है, जिसे देखने के बाद कैथलीन के भाई उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लेप्रेकॉन्स के पास सोने का खजाना होता है, जिस कारण से सीमस वहाँ से गायब हो जाता है। और अब कैथलीन के भाई उससे माफी मांगते हैं, जिस पर सीमस कहता है कि वो उन्हें एक ही शर्त पर सोना देगा, जब वो चारों उनके सैनिकों को युद्ध के लिए अभ्यास करवाएंगे। इसलिए अब सोने के लालच में वो सभी मान जाते हैं और सैनिकों का अभ्यास कराने लगते हैं। अब इसके बाद वहाँ कैथलीन आती है, जो जैक से अभी भी गुस्सा होती है, पर वो जैक को बताती है कि प्रकृति की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है क्योंकि टॉपिंग फेरिस युद्ध के कारण प्रकृति पर ध्यान नहीं दे पा रही है। दूसरी तरफ किंग बोरिक योजना बनाता है कि वो लेप्रेकॉन के लीडर सीमस का अपहरण करेगा, जिससे वो जेसिका का पता लगा सके और युद्ध जीत सके। इसलिए वो छुपते हुए अपने सैनिकों के साथ लेप्रेकॉन के इलाके में पहुंच जाते हैं और सीमस का अपहरण कर लेते हैं। अब महल पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उन लोगों ने गलती से सीमस की जगह उसकी पत्नी मैरी का अपहरण कर लिया है। जहाँ अब आगे मिकी और जेसिका छुपते हुए मदद के लिए जैक के पास जाते हैं, जो उन्हें ग्रैंड बेंची से बात करने का सुझाव देता है क्योंकि एक वही थी जो इस युद्ध को रोक सकती थी। वो दोनों अब जैक को अपने साथ ग्रैंड बेंची के पास चलने के लिए कहते हैं, जहाँ जैक उन्हें कैथलीन को भी अपने साथ लाने को कहता है, जिसके बाद वो चारों ग्रैंड बेंची से मिलने के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ एक खतरनाक चढ़ाई के बाद वो उस होटल के पास पहुंच जाते हैं जहाँ ग्रैंड बेंची रुकी थी। बाहर अब उन्हें एक दरबान मिलता है जो उन्हें अंदर जाने नहीं देता, पर जैक उसे अपनी बातों में उलझाए रखता है, जिससे मिकी और जेसिका मौका देकर अंदर चले जाते हैं। अब अंदर जाने पर उन्हें वो होटल दिखाई देता है, जिसके अंदर प्रवेश करने पर वो ग्रैंड बैक्सी से मिलते हैं और उनसे ये युद्ध रोकने के लिए विनती करते हैं क्योंकि मिकी और जेसिका को लगता है कि ये युद्ध उनके कारण ही हो रहा है। पर ग्रैंड बैक्सी उनसे कहती है कि वो ये युद्ध नहीं रोक सकती और अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो सारे टॉपिंग फेरिस मारे जाएंगे और वहाँ का पर्यावरण भी नष्ट हो जाएगा। जिसके बाद वो उन्हें एक पेड़ दिखाकर कहती है कि उन्हें ये युद्ध खुद ही रोकना पड़ेगा, वो भी पेड़ के आखिरी पत्ते गिरने से पहले, वरना सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वहीं सीमस सारे लेप्रेकॉन्स के साथ टॉपिंग फेरिस के महल की ओर निकल जाता है, जिससे वो उन पर आक्रमण करके मैरी को बचा सके। टॉपिंग फेरिस के महल में पहुंचने पर लेप्रेकॉन्स टॉपिंग फेरिस पर हमला कर देते हैं, पर टॉपिंग फेरिस के सैनिक उन पर भारी पड़ने लगते हैं, जिससे सारे लेप्रेकॉन्स वहां से भाग निकलते हैं। अब इसके बाद मिकी और जेसिका मदद मांगने अंकल एलोसिस के पास जाते हैं, जहां अंकल एलोसिस उन्हें एक तरीका बताते हैं और एक जहर और उसका तोड़ भी देते हैं, जिस जहर के पीने के 10 मिनट के अंदर उस तोड़ को भी पीने पर वो वापिस जिंदा हो सकते थे। जिसे लेकर अब वो कैथलीन और जैक के पास जाते हैं और उन्हें अपनी योजना बताते हैं। आगे अब जैक योजना के अनुसार सीमस से मिलने जाता है और उसे दोनों पक्षों के बीच एक शांति की बैठक बुलाने को कहता है, पर अभिमान में आकर सीमस मना कर देता है। जहां अब जैक उसे खबर कर देता है कि मिकी और जेसिका इस युद्ध के पीछे का कारण अपने आप को मानकर जहर पीने जा रहे हैं, जिसे सुनकर सीमस अपने बेटे के लिए मान जाता है। अब आगे टॉपिंग फेरिस और लेप्रेकॉन्स में शांति की बैठक होती है। पर दोनों ही तरफ के लोग एक दूसरे से झगड़
इसलिए अब जैक एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। कैथलीन के भाई आते हैं, दोनों अब जैक को अपने साथ ग्रैंड बेंची के पास चलने के लिए कहते हैं, जहाँ जैक उन्हें जाता है, जिससे वो उन पर आक्रमण करके मैरी को बचा से मिलने जाता है और उसे दोनों पक्षों के बीच एक शांति की बैठक बुलाने को कहता है। पर अभिमान में आकर सीमस मना कर देता है, जहां अब जैक उसे खबर कर देता है कि मिकी और जेसिका इस युद्ध के पीछे का कारण अपने आप को मानकर जहर पीने जा रहे हैं, जिसे सुनकर सीमस अपने बेटे के लिए मान जाता है। अब आगे टॉपिंग फेरिस और लेप्रिकॉन्स में शांति की बैठक होती है, पर दोनों ही तरफ के लोग एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, जिसे जेसिका और मिकी कैथलीन के साथ दूर से देख रहे होते हैं। जहां अब आगे वो दोनों कैथलीन को तोड़ के जहर पी लेते हैं, जिसके बाद फिर कैथलीन सैनिकों को वहां बुलाती है, जो उन दोनों के प्राकृतिक शरीर को उनके माता पिता के पास ले जाते हैं, जिस पर अब जैक उन्हें ये युद्ध खत्म करके शांति से एक दूसरे के साथ रहने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ कैथलीन से गलती से उस जहर की तोड़ की शीशी गिर के टूट जाती है, जिसे देखकर जैक उसे बचाने आता है, पर वो गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ ग्रैंड बेंची आती, जिनसे सारे लोग मिकी और जेसिका को जीवन दान देने को कहते हैं, पर ग्रैंड बेंची एक शर्त रखती कि उन्हें ये युद्ध यही खत्म करना होगा और एक दूसरे से हाथ मिलाना होगा, जिस पर आखिर में सारे मान जाते हैं। जिसके बाद जेसिका और मिकी वापस जिंदा हो जाते हैं और उनके साथ युद्ध में मारे गए सैनिक और मिकी का दोस्त सियान भी वापस जिंदा हो जाता है। पर ग्रैंड बेंची जेसिका के भाई ग्रोगॉन को जिंदा नहीं करती और अपने पास ही रख लेती है, जिससे यहाँ शांति बने रहे। अब आगे वादे के अनुसार सीमस कैथलीन के भाइयों को सोने की जगह बता देता है, जहाँ से खुदाई करके सोना तो नहीं पर उन्हें पेट्रोल मिल जाता है, जिसे देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। वहीं मिकी की जेसिका से और जैक की कैथलीन से शादी हो जाती है और फिर सारे खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। जिसी के साथ ये फेरी टेल वाली मूवी सीरीज यहीं समाप्त हो जाती है। फिल्म की शुरुआत साल 1904। मूवी की शुरुआत में हम डैन नाम के एक कैंपस मैनेजर को देखते हैं, जो अपने ऑफिस से घर जाने की जल्दी में होता है। डैन बार बार घड़ी की तरफ देख रहा होता है और अपना सामान पैक कर रहा होता है। तभी उसके कैबिन में हिस्ट्री का एक प्रोफेसर आता है, जिसका नाम क्रिस पैरिश था। क्रिस डैन से शिकायत करता है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा और वो हर रोज कोई न कोई बहाना बनाकर घर जल्दी जाने की कोशिश करता है। अगर वो ऐसा ही करता रहा तो वो उसकी शिकायत यूनिवर्सिटी के हेड से करेगा। बदले में डैन कहता है कि अगर वो उसकी शिकायत कर भी देगा तो उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि घर जाकर उसे एक जरूरी काम पूरा करना है। इतना कहकर वो अपने घर की तरफ चले जाता है। किसी कारण से वो एक सुनसान इलाके में गाड़ी रोकता है और अपने कार से एक बैग बाहर निकालता है, जिसमें ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से वो टाइम में पीछे जा सकता था, यानी टाइम ट्रेवलिंग बैग। वो फट से टाइम ट्रेवल करके 17वीं सेंचुरी में पहुंच जाता है। वो आगे वहां के कवर की मदद से वो टाइम में पीछे जा सकता था, यानी टाइम ट्रेवलिंग बैग। वो फट से टाइम ट्रेवल करके 17वीं सेंचुरी में पहुंच जाता है। वो आगे वहां की एक औरत डेबोरा से मिलता है, जिसे वो पसंद करता था, और डैन कई बार डेबोरा से पास्ट में जाकर मिल चुका है, इसलिए डेबोरा भी उसे काफी अच्छी तरीके से पहचानती थी। वो दोनों जंगल में एक दूसरे से मिलते हैं और डांस करने लगते हैं। तभी वहां पर ब्रिटिश सोल्जर्स आ जाते हैं। ये वो समय था जहां ब्रिटिशर्स ने अमेरिका पर कब्जा जमा लिया था। डैन के मॉडर्न इंग्लिश को सुनकर उन ब्रिटिशर्स को डैन पर शक हो जाता है, इसलिए वो उसे खत्म करने की सोचते हैं। सही समय पर डेबोरा उन ब्रिटिशर्स को मीट का लालच देकर उन्हें वहां से भेज देती है, क्योंकि यहाँ के ब्रिटिशर्स खाने पीने को लेकर बहुत हलकट थे। यहाँ डैन को पता चलता है कि बार बार पास्ट में टाइम ट्रैवल करने से पास्ट चेंज हो चुका है और पास्ट में कभी अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ ही नहीं, और अमेरिकन रेवोल्यूशन की वजह से ही अमेरिका को आजादी मिलने वाली थी। यही कारण था कि ब्रिटिश सोल्जर्स टाउन छोड़कर नहीं गए। इस चीज की भनक लगते ही वो प्रेजेंट में जाकर ये सब क्रिस को बताने की सोचता है, क्योंकि क्रिस एक हिस्ट्री प्रोफेसर था और उसे इसके बारे में सब पता होगा। वापस प्रेजेंट में जाने के बाद वो देखता है कि प्रेजेंट के लोग फिश और चिप्स खा रहे हैं, सेम ब्रिटिशर्स की तरह। मतलब अमेरिका पास्ट में कभी आजाद हुआ ही नहीं और अमेरिका पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा जमा लिया। वो सीधा क्रिस से मिलता है और ब्रिटिश कॉलोनिज्म के बारे में पूछता है।
डैन क्रिस से ये भी पूछता है कि क्या पॉल रिवर ने पास्ट में ब्रिटिशों के बारे में अमेरिकन्स को नहीं बताया। दरअसल पास्ट में जब ब्रिटिशर्स अमेरिका पर हमला करने आए थे तो पॉल रिवर ने इसके बारे में अमेरिकन्स को खबर कर दी थी। फिर अमेरिकन्स और ब्रिटिशर्स में जंग हुई और ब्रिटिशर्स हार गए। बदले में क्रिस कहता है कि पॉल रिवर ने तो कभी पास्ट में ब्रिटिशर्स के बारे में अमेरिकन्स को आगाह नहीं किया। ये सुनते ही डैन समझ जाता है कि पास्ट में पॉल रिवर ने अमेरिकन्स को ब्रिटिशर्स के बारे में नहीं बताया, इसलिए आज अमेरिका ब्रिटिशर्स के कब्जे में है और ये सारी टाइमलाइन बदल चुकी है। वो अब ठान लेता है कि उसे पास्ट में जाकर ये सब ठीक करना होगा ताकि अमेरिका को आजादी मिले। वो क्रिस को लेकर अपने घर पर पहुंचता है और उसे अपने गैराज में ले जाता है जहां वो टाइम ट्रैवलिंग बैग था। डैन कहता है कि इसी बैग में बैठकर वो पास्ट में जाता है और यही वो कारण था जिसकी वजह से वो ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले रहा था। मगर क्रिस को ये सब बातें सच नहीं लगती। बदले में डैन उसे पास्ट के कुछ पोस्टर्स और आर्टिफैक्ट्स दिखाता है। डैन क्रिस से कहता है कि उन्हें पास्ट में जाकर अमेरिकन रेवोल्यूशन को स्टार्ट करना होगा और प्रेजेंट को बदलना होगा। ये सुनकर क्रिस डैन की बात मान लेता है और उसके साथ उस टाइम ट्रैवलिंग बैग में बैठ जाता है। अब ये दोनों फट से 17वीं सेंचुरी में पहुंच जाते हैं। बैग में बैठ जाता है। अब ये दोनों फट से 17वीं सेंचुरी में पहुंच जाते हैं और वहां के नजारे को देखकर क्रिस एकदम दंग रह जाता है। आगे ये दोनों पुराने जमाने के कपड़े पहन लेते हैं। पास्ट में पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि आज की तारीख 21 अप्रैल 1775 है। क्रिस कहता है कि वो दोनों 2 दिन लेट हो गए क्योंकि अमेरिकन रेवोल्यूशन 2 दिन पहले स्टार्ट होने वाला था। अब ये दोनों जंगल से जाने लगते हैं जहां डैन क्रिस से कहता है कि वो अपने गर्लफ्रेंड डेबोरा से मिलने जा रहा है, इसलिए वो यहीं कहीं आसपास छुप जाए। तभी वहां पर डेबोरा आती है और डैन को एक बियर की टोपी गिफ्ट करती है जो उसने अपने हाथों से बनाया था। बदले में डैन कहता है कि उसने उसके लिए तो कोई गिफ्ट नहीं लाया, मगर उसने उसके लिए एक गाना लिखा है। डैन आगे एवरी नाइट इन माई ड्रीम्स गाना गाने लगता है और ये सुनकर डेबोरा काफी खुश हो जाती है। तभी डेबोरा क्रिस को देख लेती है और पूछती है कि वो कौन है। डैन कहता है कि उसका दोस्त क्रिस है जो रास्ता भटक गया था और वो उसे गाइड कर रहा है। अब डेबोरा कहती है कि उसे यहाँ से जाना होगा वरना उसके डैड को पता चल जाएगा। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। रात के समय डैन क्रिस को एक बार पर ले जाता है और वहां पर उसकी मुलाकात जॉन हैनकॉक और सैमुअल एडम्स से करवाता है। जॉन हैनकॉक्स और सैमुअल वो शख्स थे जिन्होंने अमेरिकन रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया था। जब क्रिस उन दोनों से अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में पूछता है तो जॉन और सैम कहते हैं कि उन्होंने पॉल रिवर को ब्रिटिशर्स के बारे में सबको बताने को बोला था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। वो मजाक में कहते हैं कि शायद पॉल रिवर मर गया होगा। आगे जॉन और सैम डैन से पूछते हैं कि डेबोरा और उसका लव मैटर कैसा चल रहा है। कहीं डेबोरा के फादर पॉल रिवर को डैन ने तो नहीं मारा। यह सुनते ही क्रिस शॉक हो जाता है क्योंकि डेबोरा पॉल रिवर की बेटी थी। आगे क्रिस और डैन पॉल रिवर से मिलते हैं और पूछते हैं कि उसने ब्रिटिशर्स के साथ फाइट क्यों नहीं किया। बदले में पॉल रिवर कहता है कि वो ब्रिटिशर से बाद में लड़ने की सोचेगा। फिल वक्त उसने अपनी बेटी डेबोरा का रिश्ता एक रईस घर में किया है, मगर उसकी बेटी छुपकर किसी दूसरे इंसान से मिल रही है। अगर उसे पता चला कि वो इंसान कौन है जो उसकी बेटी के साथ आशिकियां लड़ा रहा है तो वो उसे जान से मार देगा। ये सुनकर क्रिस और डैन डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। क्रिस डैन से कहता है कि अगर उसने पास्ट में जाकर डेबोरा से मुलाकात नहीं की होती तो टाइमलाइन कभी बदलती ही नहीं, क्योंकि पॉल रिवर अपनी बेटी की शादी पर ध्यान देने से ज्यादा अमेरिकन फ्रीडम पर ध्यान देता। वो डैन को सलाह देता है कि उसे डेबोरा के साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए, मगर डैन इस बात के लिए राजी नहीं होता। आगे ये दोनों फिर से पास्ट में चले जाते हैं और डैन डेबोरा से ब्रेकअप करने की सोचता है। वो डेबोरा से कहता है कि उसे अपने डैड की बात मानकर शादी के लिए हाँ बोल देना चाहिए। बदले में डेबोरा पूछती है कि वो ये सब क्यों बोल रहा है, जिस पर डैन कहता है कि वो फ्यूचर से है और उसके और डेबोरा के मिलने से टाइमलाइन सारी चेंज हो गई है, इसलिए वो उससे ब्रेकअप कर रहा है। तभी वहां पर कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स आकर क्रिस को उठाकर ले जाने लगते हैं। सही मौके पर डेबोरा गन से एक ब्रिटिश सोल्जर को मार गिराती है और ये देख वो दूसरा ब्रिटिश सोल्जर वहां से भाग जाता है। अब क्रिस डैन और डेबोरा को फ्यूचर में चले जाने को बोलता है और कहता है कि वो यहीं रुककर ब्रिटिशर्स के साथ जंग लड़ेगा और अमेरिका को आजाद करेगा, जिसके लिए डेबोरा और डैन मान जाते हैं। वापस प्रेजेंट में जाने के बाद डेबोरा और डैन को क्रिस की कब्र दिखाई देती है जिस पर लिखा हुआ था कि क्रिस अप्रैल 24,
1775 में ब्रिटिशर्स के हाथों मारा गया। ये देखकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं मारा गया, जिस पर लिखा हुआ था कि क्रिस अप्रैल 24, 1775 में ब्रिटिशर्स के हाथों मारा गया। ये देखकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि उन्हें वापस जाकर क्रिस को बचाना चाहिए। वही ईयर 1775 में क्रिस एक बार पर जाकर गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है, जहां पर पॉल रिवर, जॉन और सैम भी मौजूद थे। क्रिस पॉल रिवर से कहता है कि डेबोरा को ब्रिटिशर्स ने मार डाला और अब ब्रिटिशर्स उन पर हमला करके उनसे बंदूकें छीन लेंगे। ये सुनते ही सभी का खून खोल उठता है और वो सभी ब्रिटिशर्स से फाइट करने का डिसाइड करते हैं। तभी वहाँ डैन और डेबोरा आ जाते हैं और डेबोरा को वहाँ के लोग जिंदा देखकर क्रिस पर गुस्सा करने लगते हैं, ये कहते हुए कि उसने झूठ क्यों बोला कि डेबोरा मर चुकी है। क्रिस डैन और डेबोरा से पूछता है कि वो दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसने तो यहाँ के सभी लोगों को जंग के लिए रेडी कर लिया था और उन दोनों ने यहाँ आकर उसका पूरा प्लान चौपट कर दिया। बदले में डैन कहता है कि वो दोनों यहाँ उसकी जान बचाने के लिए आए हैं। आगे डैन, क्रिस और डेबोरा डिसाइड करते हैं कि वो ब्रिटिशर्स को जाकर ये बोलेंगे कि लेक्सिंगटन के लोग उनसे लड़ने के लिए बंदूकें जमा कर रहे हैं और ये सुन ब्रिटिशर्स यहाँ पर आकर अमेरिकन की बंदूक छीनने की कोशिश करेंगे, जिससे इन दोनों में फाइट होगी और अमेरिका फ्री हो जाएगा। डेबोरा भी कहती है कि वो अपने पिता के कपड़े पहनकर गांव के सभी लोगों को यह संदेश दे देगी कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर उनकी बंदूकें लेने आ रहे हैं। आगे क्रिस और डैन ब्रिटिशर्स के लेफ्टिनेंट स्मिथ से मिलते हैं और बताते हैं कि लेक्सिंगटन के अमेरिकन भारी मात्रा में बंदूकें जमा कर रहे हैं ताकि वो उनसे जंग लड़ सके। वो ये भी बोलते हैं कि वो दोनों स्पाइस है जो उनके ही ब्रिटिश एम्पायर के लिए काम करते हैं। यह सुनकर लेफ्टिनेंट स्मिथ अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि उन्हें लेक्सिंगटन जाकर अमेरिकन के बंदूकें छीन लेनी चाहिए। वहाँ का ब्रिटिश सोल्जर डैनी भी क्रिस के बातों से सहमत होता है और लेफ्टिनेंट से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें लेक्सिंगटन जाकर अमेरिकन के साथ जंग लड़नी होगी। वही दूसरी ओर डेबोरा अपने डैड के कपड़े पहनकर एक घोड़े पर सवार होकर गांव के सभी लोगों को यह संदेश पहुंचा देती है कि ब्रिटिशर्स यहाँ उनकी बंदूकें छीनने आ रहे हैं। ये सुनकर गांव के सभी लोगों का खून खोल उठता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को बंदूकें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। वही ब्रिटिशर्स के कैंप पर क्रिस और डैन डेवी से बात कर रहे होते हैं। इन दोनों को पता चलता है कि डेवी एक अच्छा इंसान है। बातें करते करते डेवी में और क्रिस में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब ये दोनों कैंप पर ही रात गुजारने की सोचते हैं और डिसाइड करते हैं कि कल सुबह वो अपनी आंखों से लेक्सिंगटन के लोगों की और ब्रिटिशर्स की फाइट देखेंगे। सुबह होते ही क्रिस और डैन लेक्सिंगटन पहुंच जाते हैं। डैन, क्रिस और डेबोरा देखते हैं कि ब्रिटिशर्स और लेक्सिंगटन के अमेरिकन बंदूकें लेकर आमने सामने खड़े हैं। ब्रिटिशर्स लेक्सिंगटन के लोगों से पूछते हैं कि वो लोग इतने भारी मात्रा में बंदूकें इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, कहीं वो लोग उनसे जंग लड़ने की तो नहीं सोच रहे। बदले में जॉन, सैम और पॉल रिवर कहते हैं कि वो मर जाएंगे मगर उन्हें उनकी बंदूकें लेने नहीं देंगे, जिस पर ब्रिटिशर्स कहते हैं कि उन्हें ये बात बिना लड़ाई के आपस में बैठकर बात करना चाहिए, जिसके लिए लेक्सिंगटन के लोग मान जाते हैं। क्रिस समझ जाता है कि ब्रिटिश और सर अमेरिकन अब फाइट नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकन रेवोल्यूशन कभी स्टार्ट ही नहीं होगा और अमेरिका को कभी फ्रीडम नहीं मिलेगी। क्रिस डिसाइड करता है कि वो ब्रिटिशर्स की तरफ एक गोली फायर करेगा, जिससे उन्हें ये लगेगा कि लेक्सिंगटन के लोग उन पर गोलियां फायर कर रहे हैं और ये देख ब्रिटिशर्स और लेक्सिंगटन के लोगों में जंग स्टार्ट हो जाएगी। अब डैन और क्रिस में बहस होने लगती है इस बात को लेकर कि गोली वो चलाएंगे, मगर इस बहस के दौरान एक गोली फायर हो जाती है और जंग स्टार्ट हो जाती है। अब ब्रिटिशर्स और लेक्सिंगटन के लोग एक दूसरे पर गोलियां फायर करने लगते हैं, मगर ब्रिटिश सोल्जर्स इतने ज्यादा थे कि वो लेक्सिंगटन के लोगों पर भारी पड़ जाते हैं। ये देख डैन कहता है कि उन्हें किसी तरह ब्रिटिशर्स को बहला फुसलाकर उस शेड के अंदर ले जाना चाहिए, जहां पर लेक्सिंगटन के लोगों ने गन्स और एक्सप्लोजिव्स रखे हैं। फिर वो एक कैनन से उस शेड पर हमला करके उसे उड़ा देंगे, जिससे सारे ब्रिटिशर्स मारे जाएंगे और ये जंग अमेरिका जीत जाएगा। अब डैन भागते हुए अमेरिकन के पास पहुंचता है और उन्हें रिट्रीट करने को बोलता है, मतलब यहाँ से भाग जाने को बोलता है, वरना वो लोग ब्रिटिशर्स के हाथों मारे जाएंगे। डैन उन्हें समझाने की काफी कोशिश करता है और आखिरकार लेक्सिंगटन के लोग मान जाते हैं। वही क्रिस ब्रिटिशर्स के पास जाकर बताता है कि लेक्सिंगटन के लोगों ने अपनी सारी बंदूकें और बारूद का सामान उस शेड में रखा है, इसलिए उन्हें वहां जाकर वो बंदूकें वगैरह ले लेनी चाहिए। जब सारे ब्रिटिशर्स वहां से चले जाते हैं, क्रिस डेवी को यहीं रुकने को बोलता है और शेड में जाने से मना करता है, क्योंकि डेवी अगर शेड में चले गया तो वो मारा जाएगा।
वही डेबोरा और डैन कैनन में एक गोला डालकर उस शेड पर फायर करने की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे ब्रिटिशर्स उस शेड में चले जाते हैं, डेबोरा कैनन को फायर कर देती है। तभी क्रिस देखता है कि डेवी भी शेड के बाहर खड़ा हुआ है और उसके हाथ में बारूद है। जैसे ही कैनन फायर होता है, शेड में मौजूद सभी ब्रिटिशर्स मारे जाते हैं, यहाँ तक कि क्रिस का दोस्त डेवी भी। डेवी की मौत की वजह से क्रिस काफी उदास हो जाता है, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था जो गलती से उनके हाथों मारा गया। जैसा कि ब्रिटिशर्स मर चुके थे और अमेरिकन्स ने ये जंग जीत ली थी, लेक्जेंडन के सभी लोग इस चीज को सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी डेबोरा सभी से कहने लगती है कि उसने अपने डैड के कपड़े पहनकर सबको ब्रिटिशर्स के बारे में खबर दी। अगर वो ऐसा ना करती तो उनके सारी बंदूकें ब्रिटिशर्स छीन लेते हैं। ये सुनकर वहाँ के लोगों को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इस जमाने में औरतों को इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे। उनका मानना था कि औरतों को सिर्फ घर चलाना चाहिए। यहाँ तक कि डेबोरा के पिता भी उस पर भड़क जाते हैं, ये कहकर कि उसने उसकी नाक कटवा दी। ये सुनकर डेबोरा को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसने ये जंग जीतने में सबकी बहुत मदद की और अब यहाँ के लोग उसे बुरा भला सुना रहे हैं। डेबोरा डिसाइड करती है कि वो अब 17वीं सेंचुरी में नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर औरतों के लिए कोई इज्जत नहीं है और यहाँ के लोग औरतों को जूते की धूल समझते हैं। डेबोरा डैन से कहती है कि वो उसके साथ फ्यूचर में आना चाहती है, जहाँ पर महिलाओं को मर्दों के बराबर राइट्स दिए गए हैं और वो वहाँ पर खुशी से रह सकती है। इस बात के लिए डैन और क्रिस भी मान जाते हैं और डेबोरा को लेकर फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। फ्यूचर में पहुंचने के बाद वो तीनों देखते हैं कि उनकी मेहनत रंग लाई और आज अमेरिका ब्रिटिशर से आजाद हो चुका है। ये तीनों खुशी खुशी अपनी बची कुची जिंदगी अच्छे से गुजारते हैं और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये टाइम ट्रेवल मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कोरियन मूवी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी और इसका नाम है ह्यूमन स्पेस टाइम एंड ह्यूमन। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर इसमें कुछ डिस्टर्बिंग सीन्स हैं, इसलिए बच्चे से दूर रहिए प्लीज, उनसे अनुरोध है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत एक पुराने शिप को दिखाते हुए होती है जिसे वर्ल्ड वॉर 2 में यूज किया गया था। इसे रिपेयर वगैरह करके लगभग 60 लोग इसमें क्रूज पे निकले होते हैं। यह है कोरिया का अगला प्रेसिडेंट ली और ये उसका बेटा एडम। इसी शिप में बॉस नाम का एक गैंगस्टर और उसके आदमी भी हैं। बॉस कहता है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइए, मैं तुरंत कर दूंगा। ली कहता है कि जब जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा। दूसरी ओर एक बुजुर्ग वहाँ पर पड़ी मिट्टी निकालकर एक छोटे कप में डाल रहा होता है। मूवी की हीरोइन एव अपने बॉयफ्रेंड जोई के साथ बैठी होती है। वो पूछती है कि आप इस छोटे से कप में मिट्टी क्यों भर रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग जवाब देने के बजाय एव को देखकर स्माइल करता है। प्रेसिडेंट को एक स्पेशल वीआईपी कैबिन दिया जाता है। ये देखकर तो 3 कॉल गर्ल्स पूछती हैं कि हम भी तो उतने पैसे दे रही हैं, फिर उस आदमी को स्पेशल कैबिन क्यों मिल रहा है। बॉस उन्हें डांटने लगता है कि चुप रहो। तब जोई भी उन्हीं लड़कियों को सपोर्ट करता है। अब इस पर बॉस के आदमी उसे धमकाते हैं कि जान प्यारी है तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बाहर चले जाओ। भी बेचारी उसे घबराकर बाहर लेके आ जाती है। ली का लंच भी बड़ा शानदार होता है, लेकिन बाकी पैसेंजर्स को नॉर्मल खाना मिलता है। अब इससे भी जोई को फिर गुस्सा आता है, लेकिन इस बार भी बॉस उसका मुंह बंद करने की कोशिश करता है। तभी ली माफी मांगता है कि उसने दूसरे पैसेंजर्स के बारे में नहीं सोचा, सॉरी फॉर दैट, लेकिन कल से मैं भी वही खाऊंगा जो दूसरे लोग खाएंगे। यहाँ पर सभी समान है, किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तभी वो बुजुर्ग आदमी तरबूज के बीज निकालकर उन कप्स में रखता है जिसमें वो मिट्टी भर रहा था। ये शायद पौधे उगाने की कोशिश कर रहा है। उसके पास मुर्गी के 2 अंडे भी होते हैं जिन्हें वो इनक्यूबेटर में रखकर उन्हें सेकने की कोशिश करता है। वो आलू को भी काट कर एक गिलास में उगाने की कोशिश करता है। हैव तो उसको देखकर हैरान होती है, भाई ये करना क्या चाह रहा है। यहाँ कॉल गर्ल्स गैंगस्टर्स के साथ बिजी होती है और यहाँ ली एव को घूरने लगता है। बॉस कहता है कि मैं उसे आपके पास लेके आ जाऊंगा। अगले सीन में बॉस के आदमी जोई को मारकर एव के साथ जबरदस्ती करते हैं। बॉस जोई को चाकू मारकर उसे समुद्र में फेंक देता है और एव को उठाकर ली के पास लेके जाता है। उसके बाद ली और ली के बाद उसका बेटा सभी एव का फायदा उठाते हैं। जब एव को होश आता है तो वो तो जानती भी नहीं कि उसके साथ क्या क्या किया।
और एब को उठाकर ली के पास लेके जाता है। उसके बाद ली और ली के बाद उसका बेटा सभी एब का फायदा उठाते हैं। जब एब को होश आता है तो वो तो जानती भी नहीं कि उसके साथ क्या क्या किया इन्होंने। वो जोई को ढूंढती है और बॉस को मारने लगती है। बॉस कहता है कि मैंने जोई को मारकर पानी में फेंक दिया है। वो बेचारी रोती हुई अपने कमरे के पास जाती है तो वहाँ जोई का शू पड़ा होता है और खून ही खून। अभी अब पानी में कूदकर मर जाना चाहती है क्योंकि उसका अब इस लाइफ में कोई नहीं है। लेकिन तभी वो बुजुर्ग उसे बचा लेता है। सारे पैसेंजर शराब पीकर नशे में पड़े होते हैं। अब अगले दिन जब वे उठते हैं तो देखते हैं कि उनका शिप पानी में नहीं आसमान में उड़ रहा है। सभी बहुत चिल्लाने लगते हैं कि ये क्या हुआ, पर बुजुर्ग चुपचाप खड़ा देख रहा होता है। एब को पता नहीं क्यों उस पर शक होता है और वो उसे फॉलो करती है। बुजुर्ग जो बीज बो रहा था उसमें से छोटे पौधे निकल कर आए होते हैं और अंडों में से भी चिकन निकले आए हैं। ली शिप के कैप्टन से पूछता है कि ये शिप हवा में आया कैसे। कैप्टन तो खुद भी नहीं जानता कि ये हो क्या रहा है और कहता है कि रडार भी काम नहीं कर रहा। खाना भी अगले 2-3 दिनों में खत्म हो जाएगा। अब सारे पैसेंजर्स फूड कैबिन का डोर तोड़ने लगते हैं। ली कहता है कि प्लीज लड़ो मत, खाना सबको इक्वली बांटा जाएगा, पर वे नहीं मानते। बॉस उन्हें गन पॉइंट पर चुप करा देता है। अब ली कैप्टन से कहता है कि उन लोगों को खाना दो या ना दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे और मेरे बेटे को खाना ठीक टाइम पे पहुंच जाना चाहिए। अब कैप्टन और शिप के क्रू मेंबर्स डिस्कस करते हैं कि ये ली तो एकदम लालची निकला, लेकिन हम उसके लिए दूसरों को भूखा नहीं रख सकते। उसके आदमियों के पास तो गन भी है, इसलिए वो सबको धमका रहा है। अगर उसका सामना करना है तो हमें भी वेपन्स की जरूरत पड़ेगी। ये वर्ल्ड वॉर 2 का शिप है, मतलब इसमें कहीं न कहीं वेपन्स जरूर होंगे। ये कहकर वे उस शिप में वेपन्स को ढूंढते हैं। तभी उन्हें ग्रेनेड का एक बॉक्स मिलता है। यहाँ पैसेंजर्स को सिर्फ राइस बॉल दिया जाता है। वे चिल्लाते हैं कि इस राइस बॉल से कैसे पेट भरेगा, लेकिन सर्वर कहता है कि यही तो सबको दिया जा रहा है, आपको भी तो यही मिलेगा। ये कहकर वो चला जाता है। लेकिन पैसेंजर्स उसे फॉलो करके ली के केबिन में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ली और उसके आदमी तो तरह तरह की डिशेस खा रहे हैं। इससे पैसेंजर्स को बहुत गुस्सा आता है कि ये भेदभाव क्यों हो रहा है, पर बॉस उन्हें फिर से गन दिखाकर धमकाता है कि चुपचाप रहो। बेचारे पैसेंजर्स भी डरकर वहां से चले जाते हैं। यहाँ एब बुजुर्ग से पूछती है कि आप ये पौधे क्यों उगा रहे हो। बुजुर्ग इस्माइल के अलावा और कोई जवाब नहीं देता। ली कैप्टन से पूछता है कि आखिर ये शिप कहाँ जा रहा है। वो कहता है कि मैं नहीं जानता। ली उसे चाटा मार देता है। इस पर कैप्टन को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। फिर एब सीधे ली के पास जाकर उसे खूब डांटती है और जब बॉस उसे पकड़ने आता है तो ली का बेटा एडम एब को बचा लेता है और दोनों बुजुर्ग के पास जाते हैं। बुजुर्ग को पौधे उगाते देखकर वो हैरान है। रुको दोस्तों, आपने इतनी सारी मूवीज देख ली तो बुजुर्ग को देखकर आपको क्या लगता है, ये ऐसा काम क्यों कर रहा है? आप पहले ही सोचकर बताइए, देखते हैं आपका नॉलेज कितना है मूवी के प्रति। यहाँ कुछ पैसेंजर्स खाना चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉस के आदमी उनको देखकर उन्हें खूब पीटते हैं। वे दूसरे पैसेंजर्स को वार्न करते हैं कि अगर किसी ने भी खाना चोरी किया तो उनका भी यही हाल होगा, समझे। और फिर इस कारनामे के लिए ली बॉस को शाबाशी देता है। कैप्टन की टीम एक पाइप के जरिए उनकी बातें सुन लेती है। कैप्टन कहता है कि अगर ये लोग जिंदा रहे तो बाकी पैसेंजर्स को मार डालेंगे, इसलिए हमें ली और बॉस और उनके आदमियों को खत्म करना होगा। वहाँ बॉस ली को उसकी सेफ्टी के लिए गन देता है। दोपहर को ली चिकन खा रहा होता है और एक लेग पीस को पैसेंजर्स के पास फेंकता है। एक लेग पीस के लिए वहाँ धक्का मुक्की हो जाती है क्योंकि किसी भी पैसेंजर्स को खाना नहीं मिला है। एडम अपने बाप को डांटता है कि आप इतने बेरहम क्यों हैं। ली कहता है कि अगर हमें जीना है बेटा तो दूसरों को मरना ही पड़ेगा, ये भी एक एंटरटेनमेंट है, तुम बस एंजॉय करो। इतने में एब आकर फिर ली पर बरस पड़ती है कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम अपने आप को समझते क्या हो। बॉस कहता है कि अगर ज्यादा बोलोगी तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह तुम्हें भी
समुद्र में फेंक दूंगा। पर तभी एडम उसको रोक कर कहता है कि रुको, और ऐप को वहां से लेके जाता है। इसी बीच बॉस के गैंग का एक आदमी जिसका नाम बिगी है, वो एक कपल से पैसे लेकर उन्हें एक्स्ट्रा खाना देता है, लेकिन बाकी लोग उनका खाना छीन लेते हैं। इतने में आता है बॉस। वो पूछता है कि तुम लोगों को ये खाना किसने दिया। वे बिगी की ओर इशारा करते हैं। अब बॉस करता है बिगी की धुलाई। इतने में ली आकर पूछता है तो बॉस कहता है कि सॉरी सर, मेरी लापरवाही की वजह से ये हो गया, मैं आगे से ऐसा नहीं होने दूंगा। इस पर ली बॉस को थप्पड़ मार देता है। अब बॉस के आदमी भड़क जाते हैं कि हमारे लीडर को ही चाटा मार दिया, अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ली कहता है कि मैं तुम्हारे लीडर को शूट भी कर सकता हूँ, समझे। इस पर बॉस अपने आदमियों को चुप करा देता है। अब ली बॉस को अकेले में जाकर कहता है कि सॉरी मेरे दोस्त, सबके सामने तुम्हें मारना पड़ा, मैं चाहता था कि सबको मुझसे डर लगे इसलिए ऐसा किया। बॉस भी बेशरम होता है और कहता है कि कोई बात नहीं सर, प्रेसिडेंट से मार खाना भी तो एक वरदान है। यहाँ बुजुर्ग शिप के बाथरूम से कलेक्ट किए गए पेशाब को पौधों पर डालता है। ऐप पूछती है कि इससे पौधों पर क्या असर पड़ेगा। हमेशा की तरह बुजुर्ग चुप ही रहता है और सिर्फ स्माइल करता है। इतने में ऐप को उल्टी आ जाती है। फिर उसको पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट है। ये उसके बॉयफ्रेंड का बच्चा नहीं बल्कि बॉस के आदमियों में से किसी का है। इसलिए ऐप एक चाकू अपने पेट में घुसाकर उसको मारना चाहती है, पर एन वक्त पर बुजुर्ग उसको रोक लेता है और उसके हाथ पैर बांध देता है। फिर ऐप प्रॉमिस करती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तब जाकर बुजुर्ग उसके हाथ खोल देता है। वहाँ बॉस के आदमी कॉल गर्ल्स को अपने कमरे में ले जाकर मस्ती करते हैं और उन्हें अच्छा खाना देते हैं। एडम ये सब देख लेता है और वो ये भी जान जाता है कि ऐप प्रेग्नेंट है। वो अपना खाना खाते वक्त कुछ केक पीसेस छुपा लेता है और उन्हें ऐप को देता है। ऐप उसे देखना तक नहीं चाहती क्योंकि वो जानती है कि दूसरे आदमियों के साथ एडम ने भी उसका फायदा उठाया था। एडम माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज इसे ले लो, पर ऐप तो साफ इनकार कर देती है। तभी बुजुर्ग केक लाकर ऐप को देता है और फिर वो खाती है और इस तरह शाम हो जाती है और अब लोग भूख को सह नहीं पाते और फूड कैवर में घुसकर खाना लूटने लगते हैं। ली एक आदमी को शूट कर देता है और वार्न करता है कि जो जो खाना उठाया है वहीं का वहीं रख दो वरना सबको मार डालूंगा। इस पर लोग सब कुछ वापस रखकर चले जाते हैं। उस मरे हुए आदमी को बुजुर्ग अपने कमरे में लेके आता है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर उन्हें पीसता है, फिर उसे खाद बनाकर पौधों में डाल देता है। ऐव तो एकदम शॉक हो जाती है कि ये बुजुर्ग आखिर कोई पागल तो नहीं है। यहाँ कैप्टन ली के रूम में एक ग्रेनेड फेंक कर उसे लॉक कर देता है, लेकिन एन वक्त पर वो उस ग्रेनेड को दूर फेंक कर बच जाता है। अब ली कैप्टन के सर पर गन रखकर पूछता है कि ये ग्रेनेड तुम्हें कहाँ से मिला। कैप्टन को बताना ही पड़ता है। इस तरह ली ग्रेनेड का पूरा बॉक्स उठा लेता है। ली के क्रिमिनल ब्रेन में एक प्लान है कि क्यों ना मैं ग्रेनेड से बाकी सारे पैसेंजर्स को उड़ा दूं, तब तो मुझे और मेरे बेटे को सारा खाना मिलेगा। एडम अपने पिता को लेकर बहुत परेशान है कि वो इतना बेरहम क्यों है। ऐव कहती है कि वो बुजुर्ग आदमी मुझे हर समय बचा लेता है, पता नहीं क्यों, जरूर कोई वजह है जो वो ऐसा कर रहा है। जब मैं समुद्र में कूदने वाली थी तब उसी ने बचाया, फिर मैंने अपने पेट में चाकू मारना चाहा तब भी उसने मुझे रोका। शायद वो मेरे पेट में पल रहे बच्चे की सुरक्षा करना चाहता है। दूसरी ओर ली ने सारे पैसेंजर्स को खत्म करने का फैसला कर लिया है, पर बॉस के आदमी अपना हवस पूरा करने के लिए उन कॉल गर्ल्स को एक कमरे में बंद कर देते हैं ताकि वो ग्रेनेड ब्लास्ट में मरे ना। लेकिन उनमें से 2 लड़कियां बाहर बचकर आ जाती हैं। अब बॉस अनाउंस करता है कि एक कमरे में आप लोगों के लिए बहुत सारा खाना रखा हुआ है, जिसे चाहिए वहां जाकर ले लो। ये सुनकर सभी उस रूम की ओर भागते हैं। ऐब भी जाने लगती है, पर इस बार भी बुजुर्ग उसे रोक लेता है। बाकी पैसेंजर्स उस कमरे में पहुंचते हैं तो वहां कुछ नहीं होता। बॉस के आदमी फिर उस कैबिन को लॉक कर देते हैं और फिर बॉस एक होल से ग्रेनेड्स को अंदर फेंकता है। कुछ लोग बचकर बाहर आने लगते हैं तो बॉस के आदमी उन पर भी वॉर करके उन्हें खत्म कर देते हैं। और जब वायलेंस हद पार कर जाता है तो पैसेंजर्स भी बॉस के आदमियों को पीटने लगते हैं और जो हाथ लगता है उसी से मारने लगते हैं। इस तरह सभी एक दूसरे को खत्म करने में लगे हुए हैं और पूरा शिप लहूलुहान हो जाता है। अब इस शिप में सिर्फ ऐव, बुजुर्ग, एक कॉल गर्ल, बॉस, ली और उसका बेटा एडम बचे होते हैं। बाकी सब मर चुके हैं। ली पूछता है कि कैप्टन कहाँ गया, जल्दी से उसे ढूंढो। यहाँ कैप्टन सारा खाना जला देता है क्योंकि इस खाने के लिए ही ली सभी को खत्म कर रहा था। अब सभी साथ मिलकर मरेंगे। ये देखकर बॉस कैप्टन को मार डालता है और जला हुआ खाना खाने लगता है, लेकिन वो खा नहीं पाता। अब इन्हें खाना है तो इन इंसानों को ही खाना पड़ेगा, लेकिन ये भी 1-2 दिन में सड़ जाएंगे। बुजुर्ग उन लाशों के टुकड़े करने लगता है और ऐब के हाथ में भी चाकू देता है। ऐब भी रोते हुए उन्हें कट करती है। फिर लाशों के मांस को पीसकर वो पौधों के लिए खाद बनाता है। फिर वो बची हुई लाशों के मुंह में कुछ पौधों के बीज डालता है और फिर उसमें खाद और मिट्टी भर देता है। उसका विश्वास है कि इस तरह ये बीज पौधे बन जाएंगे। ऐब नहीं जानती कि ये सब कुछ क्यों कर रहा है, फिर भी वो उसके साथ मिलकर पौधे लगाती है। एडम अपने बाप को डांटता है कि देख लिया आपने अपने प्लान का नतीजा, सब मर गए और खाना भी राख हो गया, अब क्या खाओगे। इस पर ली कहता है कि मैंने बिल्कुल ठीक किया, अगर मुझे मारकर खाने की नौबत आए तो तुम मुझे जरूर मार डालना।
और अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। इस तरह दिन गुजरते हैं और हमें दिखाया जाता है कि बुजुर्ग के लगाए हुए पौधे इंसान के मांस से जल्द ही बड़े हो रहे हैं और वो दो चिकन्स अब मुर्गा और मुर्गी बन गए हैं। ऐब पूछती कि दादाजी हम इंसान का मांस खाने के बजाय क्यों ना इन मुर्गियों को खा लें। बुजुर्ग जो अभी तक एक भी शब्द नहीं बोल रहा था वो पहली बार कहता है कि अगर हम मुर्गियों को खाएंगे तो उसके बाद क्या खाएंगे, इसीलिए हमें सिर्फ अंडों को खाना है जिससे कि मुर्गियां जिंदा रहें और फिर अंडा देती रहें। उन्हें बड़ा करके हमें और अंडे मिलेंगे। इस तरह करते करते हमारे पास कई मुर्गियां आ जाएंगी, तब हम मुर्गियां खा सकते हैं। यहाँ ऐब को जिंदा देखकर बॉस उसे मारने आता है, लेकिन एडम उसको रोककर कहता है कि अगर इसे मारना है तो पहले मुझे मार डालो। बॉस एडम को मारने पे उतर आता है, तभी ली आकर गुस्से में बॉस को ही शूट कर देता है। गोली उसके हाथ में लगती है। ली दूसरी बार शूट करता है लेकिन उसमें गोली नहीं बचती। दरअसल जब बॉस ने ली को गन दी थी तो जानबूझकर उसमें सिर्फ 3 गोलियां डाली थी। ली पहले से 2 गोलियां चला चुका था और अब तीसरी गोली भी चल चुकी है। फिर बॉस ली को अपनी गन से शूट करके मार डालता है और एडम ऐब को वहां से घसीट कर लेके जाता है। एडम ऐब को लेकर वहां से भागता है और बॉस उनका पीछा करता है। इतने में बुजुर्ग वहां आकर मरे हुए ली के पेट में एक बीज वो कर चला जाता है। ऐब का पीछा करते हुए बॉस एक कमरे में जाता है जहां पर वो कॉल गर्ल होती है। बॉस गन पॉइंट पर उसके साथ जबरदस्ती करता है, लेकिन वो लड़की मौका पाकर बॉस के कान को ही काट लेती है। बॉस उसे भी शूट करके मार डालता है। फिर वो ऐब को ढूंढ निकालता है, लेकिन इस बार एडम उससे लड़ता है। इसी बीच ऐब बॉस की गन उठाकर उससे ही शूट कर देती है। फिर वो बॉस का शर्ट खोलकर उसके घाव में एक बीज घुसा देती है। कुछ दिन के बाद वो बीज जो बुजुर्ग और ऐब ने लाशों के अंदर बोए थे अब वे पौधे बनने लगे हैं। एडम को बहुत भूख लगती है और वो बुजुर्ग से कहता है कि प्लीज वो मुर्गी मुझे दे दीजिए, मैं काट कर खा लूंगा। पर बुजुर्ग मुर्गी नहीं देता बल्कि कोई और मांस का टुकड़ा देता है। कुछ दिन के बाद वो फिर बुजुर्ग से खाना मांगता है तो वो फिर से मांस का टुकड़ा देता है। अब ऐब जानना चाहती है कि बुजुर्ग को मांस का टुकड़ा कहाँ से मिल रहा है, लेकिन इस पर भी बुजुर्ग स्माइल ही करता है। और तब दिखाते हैं कि जब भी एडम खाना मांगता है तो बुजुर्ग खुद अपना मांस काट कर उसे देता है। एक दिन बुजुर्ग अपने शरीर के सारे पार्ट्स काट देता है जो वो काट सकता है। अपने शरीर के हिस्सों को एक बकेट में डालकर वो पानी में कूद जाता है। अब ये जानकर ऐब को बहुत दुख होता है कि बुजुर्ग ने ये क्यों किया। बुजुर्ग के बॉडी पार्ट्स खाकर ये दोनों कुछ दिन सरवाइव कर लेते हैं। जब वो भी खत्म हो जाता है तो एडम एक मुर्गी को काटने जाता है, लेकिन ऐब उसे मना करते हुए कहती है कि तुम चाहो तो मेरा हाथ काट लो, लेकिन दादाजी ने इतनी मुश्किल से इन मुर्गियों को पाला है, तुम इन्हें मत काटो। पर एडम नहीं मानता और मुर्गी को काटने जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो मुर्गी को कुछ करे ऐब एक कुल्हाड़ी से एडम को मार डालती है। दरअसल वो जानती है कि इन मुर्गियों को बचाने के लिए उस बुजुर्ग ने खुद अपने शरीर के टुकड़े कर दिए। मतलब ये मुर्गियां उन्हें इतनी इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए ऐब को लगा कि एडम को जिंदा रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन मुर्गियों को बचाना। अब इस पूरे शिप में ऐब बिल्कुल अकेली है। जब उसे भूख लगती है तो वो एडम का मांस खा लेती है। इस तरह कुछ और दिन बीतते हैं। अब दादाजी के बोए हुए तरबूज के बीज बड़े होकर पौधे बन गए हैं और उनमें तरबूज उगने लगते हैं। ऐब उन फलों को और आलू वगैरह खाकर जिंदा रहती है। वो मुर्गियां अब और बड़ी हो गई हैं और अंडे भी देती है। देखते देखते ऐब अपने बच्चे को जन्म देती है और उसे उसी शिप के अंदर पालने लगती है। धीरे धीरे वो शिप एक जंगल बन जाता है। अब ऐब का बेटा और बड़ा हो गया है। तब कैमरा उस एंगल में जूम आउट करता है तो पता चलता है कि वो शिप अब जंगलों से भरा एक पहाड़ बन चुका है। ऐसा लगता है जैसे धरती पर इंसान मिट चुके हैं और इस शिप पर बने पहाड़ के अलावा और कहीं भी इंसान नहीं है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। डिस्टर्बिंग होने के बावजूद भी इस मूवी में आज की दुनिया छुपी हुई है। पहले जब इस शिप का क्रूज शुरू हुआ तो ली अपने स्वार्थ के लिए लोगों में भेदभाव करता है। इस ऊंच नीच की वजह से इस शिप के लोग खाने के लिए तरस जाते हैं और एक दूसरे को खत्म कर डालते हैं। ऐसे विनाश के बीच भी फिल्म की शुरुआत साल 1904 लंदन से होती है। शाम का समय है। वेंडी अपने माता पिता और भाइयों के साथ घर में है। उसके भाई लकड़ियों के वेलकम डियर रॉकर्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक चौंका देने वाली मूवी जिसका नाम है ADHD इज नेसेसरी। ये मूवी आपको सोचने पर मजबूर स्टूडेंट्स की फैमिली को लग्जरी अपार्टमेंट
जॉर्डन बेलफोर्ड एक पैसे का भूखा आदमी जो कि पहुंचता है वॉल स्ट्रीट, जहां वो ज्वाइन करता है एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म। उसका बॉस उससे कहता है अगर सक्सेस चाहिए तो हमेशा याद रखना कि माइंड हमेशा रिलैक्स रहे। पूछता है तुम मुट्ठ मारते हो क्या? जॉर्डन घबरा जाता है, कहता है जी 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 मैं मुट्ठ मारता हूँ। बॉस पूछता है हफ्ते में कितनी बार? जॉर्डन कहता है हफ्ते में 3 या 4 बार। बॉस कहता है नंबर बढ़ाओ, इस धंधे के हिसाब से तुम अभी बच्चे हो, मुझे ही देख लो, मैं दिन में 2 बार मुट्ठ मारता हूँ। मेरे जिन भाइयों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन समझ में ना आए उनके लिए माफी, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छे तरीके से तो मैं समझा भी नहीं सकता। तो दोस्तों ये कहानी है जॉर्डन बेलफोर्ड की, जो कि अपने अकाउंटेंट माँ बाप की इकलौती औलाद है। वो 22 साल का है और उसकी शादी हो चुकी है। वो अपने बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए पहुंचता है वॉल स्ट्रीट, जो कि स्टॉक ब्रोकर्स के लिए जन्नत है। जॉर्डन एक स्टॉक ट्रेडिंग फर्म को ज्वाइन करता है, जहां पर उसे दिन भर में 500 से ज्यादा कॉल करके अमीर क्लाइंट। ये आइडिया डिक का ही है। वो हर चीज को लेकर पर्टिकुलर है कि फ्राइज कितनी गर्म होनी चाहिए, किस टेम्परेचर पर पैटी कुक होनी चाहिए। रे डिक और मैक के काम से बहुत खुश होता है। उसने ऐसा रेस्टोरेंट आज तक नहीं देखा था, इसलिए रे उनसे उनकी स्टोरी जानना चाहता है कि कैसे उन्होंने इन सब की शुरुआत की। मैक बताता है मैं और डिक हमेशा से मूवी बिजनेस में काम करना चाहते थे, इसलिए कुछ टाइम तक हमने ट्रक ड्राइवर की जॉब की कोलंबिया पिक्चर्स में। फिर हमने अपना छोटा सा मूवी थिएटर खोला गैलेंडोरा में। दोस्तों गैलेंडोरा लॉस एंजलिस में है। मूवी थिएटर अच्छा चल रहा था, तभी दिन आया सितंबर 1929 का। दोस्तों उस दिन लंदन स्टॉक एक्सचेंज बुरी तरह क्रैश हुआ था और उस टाइम गैलेंडोरा में कोई भी पैसा नहीं बना पा रहा था, सिर्फ एक बंदे को छोड़ के, वाइल्ड रीड, जिसके पास हॉट डॉग और सॉफ्ट ड्रिंक का स्टैंड था। तो हमने सोचा क्यों ना अपना खुद का स्टैंड खोला जाए, हॉट डॉग और ऑरेंज जूस को आर्केडिया में। पर वहां ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए बिजनेस अच्छी तरह से वहां चल नहीं रहा था। फिर हमने सोचा सैन बेर्नार्डिनो में शिफ्ट करने का, पर हमारे सारे पैसे खत्म हो चुके थे वहां नया स्टैंड लेने के लिए। फिर डिक को एक ब्रिलियंट आइडिया आया, स्टैंड को ट्रक से सैन बेर्नार्डिनो शिफ्ट किया जाए। पर प्रॉब्लम ये थी रोड के ऊपर फ्लाईओवर होने के कारण स्टैंड उसमें से नहीं निकल सकता था। इसलिए डिक ने एक और अच्छा आइडिया दिया, क्यों ना स्टैंड को आधा कर दिया जाए, यानी छत और बिल्डिंग को ट्रक से अलग अलग निकाला जाए। और ये आइडिया काम कर गया। फिर से हमने वहां पर अपना रेस्टोरेंट खोला। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये टाइम था 1940 का, जहां पर वेट्रेसेस खाना गाड़ी तक पहुंचाती थी, इसलिए हमने भी उस ट्रेंड को फॉलो किया और बिजनेस अच्छा चलने लगा, पर ज्यादा टाइम तक नहीं। डिक बोलता है इस बिजनेस मॉडल में कुछ कमियां थी। इसमें ज्यादातर टीनेजर थे जिनकी सर्विस बहुत खराब थी, और इस मॉडल में ज्यादा लोगों की जरूरत थी जिसके लिए ज्यादा पैसे भी चाहिए थे। कई बार प्लेट्स टूट जाती और या चोरी हो जाती। फिर डिक ने एक चीज नोटिस की, सबसे ज्यादा सेल्स होती है हैमबर्गर, फ्रेंच फ्राइज और सॉफ्ट ड्रिंक की। इसलिए हमने सोचा अब हम इन्हीं आइटम पर ध्यान देंगे, और हमने बाकी सारे आइटम निकाल दिए। फिर हमने वेट्रेसेस हटा दी और ऑर्डर विंडो से देने लगे। खाना पेपर पैकेजिंग और डिस्पोजल में दिया जाता। हमने रेस्टोरेंट से सिगरेट और म्यूजिक मशीन भी हटा दी थी। हम इतने टाइम से दूसरों के आइडिया पे काम कर रहे थे, पर इस बार हम चाहते थे कुछ अलग और अच्छा, जिसने हमें दूसरे लोगों से अलग किया। रे पूछता है क्या? मैक बोलता है 30 सेकंड में ऑर्डर तैयार। डिक बोलता है आपका ऑर्डर 30 सेकंड में तैयार मिलता है आपको, ना कि 30 मिनट में। ये आइडिया काम कर सके इसके लिए डिक और मैक ने रेस्टोरेंट बंद किया और एक टेनिस कोर्ट में किचन के एरिया का ड्रॉ किया। हमने वहां अपने स्टाफ को बुलाया और उनसे कहा वो वैसे ही काम करे जैसे वो रेस्टोरेंट के किचन में करते हैं। उनका पहला किचन वर्जन काम नहीं कर रहा था क्योंकि उसमें स्पेस की कमी थी। दूसरे वर्जन में भी लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे और कंफ्यूज हो रहे थे। फिर तीसरे वर्जन में हालात सुधर रहे थे और काम ढंग से होने लगा। और ये था दुनिया का पहला फास्ट फूड डिलीवरी सिस्टम। पर इसमें भी बहुत प्रॉब्लम आई। जब रेस्टोरेंट ओपन हुआ तब लोग बार बार गाड़ी का हॉर्न बजा रहे थे ऑर्डर के लिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ऑर्डर विंडो पर देना है और वहां से लेना है। इसलिए हमने एक तरीका अपनाया। हमने रेस्टोरेंट की ग्रैंड रीओपनिंग की। हमने वहां पे लाइटें लगाई, पटाखे छोड़े और भी बहुत कुछ किया, और लोगों को बताने की कोशिश की कि वो मैकडॉनल्ड से कैसे खाना ऑर्डर कर सकते हैं। फिर अगले दिन सुबह हुई पर कोई नहीं आया, तो हमने सोचा हमें फिर से ओल्ड मॉडल में रेस्टोरेंट को ओपन करना होगा। तभी वहां एक बच्चा आया और उसके जाने के बाद एक कार, फिर दूसरी कार, फिर तीसरी कार, और इस तरह से बहुत सारे लोग आने लगे। और इस तरह हमारा बिजनेस इस शहर में फेमस हो गया। और यही थी हमारी स्टोरी। फिर रे अपने घर जाता है पर उसे नींद नहीं आती। वो सिर्फ मैकडॉनल्ड के बारे में सोचता रहता है। इसलिए रे अगले दिन फिर से मैकडॉनल्ड भाइयों से मिलने जाता है। रे उन्हें बोलता है हमें फ्रेंचाइजी करनी चाहिए मैकडॉनल्ड की। डिक बोलता है हम पहले से कोशिश कर चुके हैं। वो बताता है हमारे 3 रेस्टोरेंट साउथर्न कैलिफोर्निया में, एक सैक्रामेंटो में और एक फिनिक्स में, और यही है सिर्फ अब तक। रे बोलता है ऐसा क्यों? डिक बोलता है क्वालिटी कंट्रोल। मैक बोलता है ये जगह पूरी तरह बर्बाद है, गंदे किचन और मेनू में आइटम का कम ज्यादा होना।
और सैक्रामेंटो फ्रेंचाइजी को ऑलरेडी बेचा जा चुका है, इसलिए हमने अपना पूरा ध्यान इसी रेस्टोरेंट में लगाया और ये इस शहर का सबसे फेमस रेस्टोरेंट बन चुका है। रे को मैकडोनल्ड ऑफिस में नई डिजाइन के मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट की फोटो दिखती है। उस रेस्टोरेंट का आइडिया डिक ने दिया था। इसे मैकडोनल्ड भाई गोल्डन आर्चेस कहते हैं। रे पूछता है क्या तुमने इसे कभी बनाया भी है? डिक कहता है हाँ, सिर्फ एक फिनिक्स में। फिर रे फिनिक्स जाता है गोल्डन आर्चेस को देखते हैं और वो उसे बहुत पसंद आता है। फिर वो अपनी वाइफ के पास जाता है जिसका नाम ईथल क्रॉक है। रे ईथल को मैकडोनल्ड के बारे में बताता है, पर उसकी वाइफ कहती है उसे मिक्सर की सेल्स पर ध्यान देना चाहिए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और उसे क्या चाहिए। रे बोलता है ये मेरे लिए काफी नहीं है, मैं इतने जल्दी सेटल नहीं होना चाहता, और उसकी वाइफ ये सुनकर वहां से चली जाती है। इसलिए रे फिर से कोशिश करता है मिक्सर बेचने की, पर उसे कोई नहीं खरीदता। रे सेल्समैन का काम करते करते परेशान हो चुका है और वो तय करता है कि अब वो मैकडोनल्ड भाइयों के साथ काम करेगा। फिर रे मैकडोनल्ड भाइयों के पास जाता है और उन्हें कहता है कि वो उनके साथ काम करना चाहता है और वो अलग अलग शहरों में मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी खोलने में उनकी मदद करेगा। मैकडोनल्ड भाई एक दूसरे से इसके बारे में बात करते हैं और फिर वो मान जाते हैं। वो लोग रे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। उसके बाद रे बहुत से लोगों के पास जाता है फ्रेंचाइजी के लिए, पर सब उसे मना कर देते हैं। इसलिए रे खुद मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी लेता है और उसके लिए वो बैंक से लोन लेता है अपने घर को गिरवी रखकर। दोस्तों रे के लिए ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। अगर ये रेस्टोरेंट नहीं चला तो उसे अपना घर खोना पड़ेगा। फिर मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट के काम की शुरुआत होती है, पर बीच में बहुत सी प्रॉब्लम भी आती है मैकडोनल्ड भाई और रे के बीच में। कुछ चीजें ऐसी होती है रे की तरफ से जो मैकडोनल्ड भाइयों को पसंद नहीं आती और कुछ चीजें रे को पसंद नहीं आती, पर कैसे भी करके रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो जाता है और अच्छे से चलने भी लगता है। रे अपने रेस्टोरेंट का पूरा ध्यान रखता है। वो किचन में घूमता रहता है, कुछ गलत लगता है तो बताता है। उसे वहाँ एक बंदे का काम पसंद आता है जिसका नाम होता है फ्रेड टर्नर। फिर रेस्टोरेंट बंद होने के बाद रे खुद वहाँ की सफाई भी करता है। फिर अगले दिन रे और ईथर रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ। रे के दोस्तों का पहले से बिजनेस अच्छा चल रहा है और जब रे उन्हें बता रहा होता है अपने रेस्टोरेंट के बारे में तो वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसलिए ईथर सबको कहती है तुम्हें रे के नए बिजनेस के बारे में सुनना चाहिए। फिर रे उन्हें अपने 30 सेकंड फूड डिलीवरी सिस्टम के बारे में बताता है और बहुत से लोगों को, ताकि वो भी मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी ले। मैकडोनल्ड भाइयों को पता चलता है रे ने 1 महीने में 3 नई फ्रेंचाइजी खोली है। डिक को लगता है कहीं उन्होंने रे को अपना सारा एक्सपीरियंस बताकर गलती तो नहीं कर दी। क्या रे इतने सारे मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट का स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाएगा? और यही होता है। रे ने जिन दोस्तों को मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी बेची थी वो लोग मैकडोनल्ड के स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे और वो लोग उसमें अपना आइटम भी सेल कर रहे थे। रेस्टोरेंट भी पूरा गंदा रहता था और ढंग से बर्गर भी नहीं बनाए जा रहे थे। फिर रे घर आता है और अपनी वाइफ को कहता है मैंने उस क्लब की मेंबरशिप कैंसिल कर दी जहाँ पर रे के दोस्त जाते थे। रे को वो जगह बकवास लगती है, पर इस बात से ईथल खुश नहीं होती। वो बोलती है वो हमारे अच्छे दोस्त हैं। रे बोलता है हम लोग और नए दोस्त बना लेंगे। फिर अगले दिन रे के ऑफिस में एक बंदा आता है जिसका नाम लिनार्डो रोजबेल्ट है। वो वहाँ पर बाइबल सेल करने आया था, पर रे उसे मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी ऑफर करता है और लिनार्डो मान जाता है। कुछ टाइम बाद लिनार्डो की बिल्डिंग तैयार हो जाती है। रे लिनार्डो के काम से बहुत खुश होता है। वहाँ लिनार्डो और उसकी वाइफ मिलकर बहुत अच्छी तरह से मैकडोनल्ड चला रहे थे। रे अपनी वाइफ को बोलता है मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत है। रे बहुत से इवेंट करता है और वो उन लोगों से मिलता है जिन्हें सच में लाइफ में कुछ करने का जोश है, जो मैकडोनल्ड को अपना समझ के चलाए। दरअसल उसका एम है मैकडोनल्ड फैमिली बनाना जो अपना 100% दे इसमें, और ऐसा ही होता है। बहुत से लोग मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी लेते हैं और क्वालिटी कंट्रोल का भी ध्यान रखते हैं। रे इस बात से बहुत खुश होता है। कुछ दिनों के बाद रे डिनर करने जाता है एक रेस्टोरेंट में। वहाँ का खाना उसे बहुत पसंद आता है। रे वहाँ के मालिक रॉली को बोलता है मुझे आपके रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद आया। रॉली ये जानकर बहुत खुश होता है। रॉली रे को पहले से जानता था, इसलिए वो रे को कहता है मुझे भी आपका काम बहुत पसंद है। रॉली कहता है उसके पास जगह और पैसा दोनों है और वो भी मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। इन्हीं बातों के बीच रे का ध्यान एक लड़की पे जाता है जो पियानो बजा रही होती है। रॉली रे को बोलता है क्या तुम उस लड़की से मिलना चाहोगे? रे बोलता है बिल्कुल। फिर रॉली उस लड़की को रे से मिलाता है और बोलता है ये है मेरी वाइफ जॉन सिमिथ। रे को ये बात पता नहीं थी। फिर वो लोग बातें करते हैं और जॉयना को पता चलता है कि कैसे रे ने मैकडोनल्ड की शुरुआत की। अब जॉयना को भी रे में इंटरेस्ट आने लगता है। जॉयना रे से पूछती है क्या आप गाना सुनना चाहेंगे? रे उसे अपना फेवरेट सॉन्ग का नाम बताता है और फिर रे और जॉयन साथ में मिलकर पियानो बजाते हैं और गाने गाते हैं। फिर रे अपने घर आता है। वहाँ ईथल उसे बताती है कि कुछ लोग उसके साथ काम करने में इंटरेस्टेड हैं। रे कहता है भूल जाओ उनको, वो जहाँ से आया है वहाँ लोग उसके साथ काम करने के लिए मरे जा रहे हैं। ये बात ईथल को सही नहीं लगती क्योंकि अब ईथल को लगने लग रहा था उसकी वैल्यू रे की नजर में कम होती जा रही है। फिर अगले दिन रे की सेक्रेटरी उसे बताती है हमारे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। वो बताती है तुम्हारा रेवेन्यू कट सिर्फ 1.4% है जो बहुत ही कम पड़ रहा है सारे एक्सपेंसेस को कम करने के लिए, और इस तरह से तुम कर्जे में जा रहे हो। फिर रे डिक को फोन पे कहता है उसे 3.5% कट चाहिए, पर डिक नहीं मानता। वो कहता है ये हमने पहले से डिसाइड किया था और तुमने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है।
रे बोलता है मेरे लिए 1.4% काफी नहीं है। मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी के लिए मैं रात दिन काम कर रहा हूँ। और फिर भी डिक उसकी बात नहीं मानता और रे गुस्से से फोन रख देता है। अब जब रे घर पहुंचता है तो ईथल को पता चलता है रे ने उसका घर बैंक में गिरवी रख दिया है। ये बात ईथल को पता नहीं थी, इसलिए वो रे से बहुत नाराज होती है। फिर रे रॉली के पास जाता है उससे कुछ पैसे उधार लेने, पर रॉली के पास भी इतने पैसे नहीं हैं क्योंकि मैकडोनल्ड में बहुत सारे एक्सपेंसेस हो रहे थे। रे बोलता है बिल्कुल, आइसक्रीम फ्रिज की कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है। रॉली बोलता है मैं हेल्प तो नहीं कर सकता, पर जॉइन के पास एक अच्छा आइडिया है। जॉइन बोलती है मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम और तुम्हारे सारे फ्रेंचाइजी $100 तक का इलेक्ट्रिसिटी बिल बचा सकते हैं और हम लोग मिल्क शेक को बनाने का टाइम भी आधा कर सकते हैं। फिर वो रे को इंस्टामिक्स नाम का एक पाउडर दिखाती है जिसे पानी में मिलाकर वो बिल्कुल मिल्क शेक जैसा लगता है। रे को वो मिल्क शेक बहुत पसंद आता है, पर वो बोलता है उसे थोड़ा टाइम चाहिए इस बारे में सोचने के लिए। रे डिक को बोलता है मुझे हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है, इंस्टामिक्स मिल्क शेक। इसे फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होती, इसे पानी में मिलाकर पिया जा सकता है और टेस्ट में भी ये बिल्कुल मिल्क शेक जैसा लगता है और इसका यूज करके हम $100 की इलेक्ट्रिसिटी हर साल बचा सकते हैं। डिक कहता है बिना मिल्क के कोई मिल्क शेक नहीं हो सकता और ये कहकर वो फोन रख देता है। अब रे पूरी तरह से कर्जे में डूबा हुआ है और बैंक ने भी उसे लास्ट वार्निंग दे दी है। बैंक से निकलते समय उसे एक बंदा मिलता है जिसका नाम हैरी है। वो बताता है मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इस प्रॉब्लम से निकलने में। रे उसे अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। हैरी बोलता है आपके पास कोई कैश रेवेन्यू नहीं है और आपका कट भी बहुत लो है और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको हर चीज का अप्रूवल लेना पड़ता है। फिर हैरी जमीन के बारे में पूछता है कैसे फ्रेंचाइजी को जमीन मिलती है। रे बोलता है बहुत ही सिंपल है, फ्रेंचाइजी खुद जमीन ढूंढता है जो उसे पसंद हो, हमसे कंस्ट्रक्शन लोन लेकर वो अपनी बिल्डिंग बनाता है। हैरी बोलता है इसका मतलब फ्रेंचाइजी खुद जमीन चुनता है। आप उसको ट्रेनिंग और सिस्टम कैसे वर्क करता है उसके बारे में बताते हैं और इसके बाद पूरी जिम्मेदारी फ्रेंचाइजी की होती है। रे बोलता है हाँ बिल्कुल। हैरी बोलता है आपको पता है आप किस बिजनेस में हैं अभी? आप बर्गर बिजनेस में नहीं हैं, रियल एस्टेट बिजनेस में हैं। आप 1.4% कट पे कुछ नहीं कर सकते, पर जमीन को लेकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं जिसके ऊपर बर्गर पक रहा है। जिस आपको चाहिए आप वो जमीन खरीदें और उस जमीन को अपने फ्रेंचाइजी को लीज पर दें जहां पर आपको पूरा कंट्रोल होगा फ्रेंचाइजी पर। इससे आपको दो फायदे होंगे, पहले आपको जमीन का किराया मिलता रहेगा और दूसरा जब आपके पास अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा तो आप दूसरी जमीन खरीद कर उसे भी लीज पर दे सकते हैं और ऐसा करते करते आपका रेवेन्यू भी बढ़ता रहेगा। और सबसे जरूरी बात, आपका पूरा कंट्रोल रहेगा फ्रेंचाइजी पर। अगर वो आपके हिसाब से काम नहीं करते तो आप उनकी लीज कभी भी खत्म कर सकते हैं और इससे आपका पूरा कंट्रोल होगा डिक और मैक पर भी। रे बोलता है आइडिया बहुत अच्छा है और वो राजी हो जाता है। हैरी रे की हेल्प करता है इन्वेस्टर ढूंढने में जो मैकडोनल्ड पर पैसा लगाए और उन्हीं पैसों से रे जमीन खरीदेगा और उन्हें लीज पे देगा। कुछ ही टाइम बाद मैकडोनल्ड पूरे देश में फेमस हो जाता है और रे अपनी नई कंपनी खोलता है, फ्रेंचाइजी रियलिटी कॉर्पोरेशन। इसके बारे में पता चलते ही डिक और मैक रे को फोन करते हैं। डिक बोलता है क्या है फ्रेंचाइजी रे कॉर्पोरेशन? रे बोलता है कुछ नहीं, मैंने बस लीजिंग सर्विस शुरू की है जहां मैं फ्रेंचाइजी को जमीन किराए पर देता हूं। डिक बोलता है तुम ये नहीं कर सकते हमसे बिना पूछे। रे बोलता है क्यों नहीं? डिक बोलता है क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, कुछ भी अगर चेंज होगा तो तुम हमें लिख कर दोगे और हमारा उसे अप्रूव करना जरूरी है। रे बोलता है मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, ये एक अलग कंपनी है। डिक बोलता है जो भी मैकडोनल्ड से जुड़ा है उस पर हमारा अप्रूवल जरूरी है। रे बोलता है अंदर रेस्टोरेंट में क्या हो रहा है उन सब पर तुम्हारा पूरा कंट्रोल है, पर रेस्टोरेंट के बाहर क्या होता है उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं। और ये कहकर रे फोन रख देता है। फिर रे रॉली और जॉइन के पास जाता है और उन्हें इंस्टामिक्स का पूरा डब्बा देता है ताकि वो और बाकी सारे फ्रेंचाइजी इंस्टामिक्स से बना मिल्क शेक सेल कर सके। अब जॉइन और रे दोनों काफी नजदीक आने लगते हैं। वो लोग रात को फोन पर बातें करते रहते हैं जिसके बारे में ईथेल को भी पता होता है, पर वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन डिक रे को बोलता है कैसे तुमने इंस्टामिक्स को हमारे अप्रूवल के बिना हमारे एक फ्रेंचाइजी को दे दिया? हमारी इस बारे में बात हो चुकी थी, मिल्क शेक का तरीका चेंज नहीं होगा। रे बोलता है तुम प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते कोई बात नहीं, पर हमें मत रोको। डिक पूछता है हमें मतलब? रे बोलता है हमें मतलब हम सब फ्रेंचाइजी तुम्हें छोड़कर। डिक बोलता है तुम्हें कोई हक नहीं है इसका, तुम्हें इसे अभी रोकना होगा। रे बोलता है नहीं। डिक बोलता है क्या मतलब? तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। रे बोलता है मैं थक गया हूँ तुम लोगों की ना सुन सुनकर, मैं प्रोग्रेस करना चाहता हूँ पर तुम मुझे नियम कायदे में रोक देते हो। डिक बोलता है क्या तुम पाउडर मिल्कशेक से प्रोग्रेस कर सकते हो? तुम भूल गए हो मैकडोनल्ड किस बारे में है। रे बोलता है मुझे अच्छी तरह से पता है मैकडोनल्ड क्या है। डिक बोलता है तुम वही करोगे जो हम कहेंगे। रे बोलता है बिल्कुल नहीं। रे बोलता है कॉन्ट्रैक्ट दिल के तरह होता है जो टूटने के लिए बना है। फिर रे अपने घर जाता है और ईथल के साथ डिनर कर रहा होता है और एकदम से रे कहता है उसे डिवोर्स चाहिए। ईथल शॉक हो जाती है पर कुछ नहीं कहती। वो कोशिश कर रही थी किसी तरह से वो इस शादी को बचा सके, पर रे अब उसके साथ नहीं रहना चाहता। रे अपने वकील को बोलता है तुम ईथल को गाड़ी, इंश्योरेंस, अकाउंट सब दे दो। वकील पूछता है और बिजनेस में से कुछ? रे बोलता है कुछ भी नहीं।
वकील बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। रे बोलता है वैसे भी मैं जल्दी मर जाऊंगा, उसके बाद तुम मुझे मैकडोनल्ड का एक शेयर दे देना। फिर रे मैकडोनल्ड के कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करने के लिए दूसरे वकील से मिलता है। वो बताता है ये आसान नहीं होगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। रे बोलता है मुझे नहीं पता, पर मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से निकलना है। वकील बोलता है इसमें खर्चा बहुत होगा। फिर रे डिक और मैक को इंस्टामिक्स का पैकेट और एक लेटर हेड भेजता है जिसके ऊपर लिखा होता है मैकडोनल्ड कॉर्पोरेशन। डिक रे को कॉल करके पूछता है इसका क्या मतलब है। रे बोलता है लोग कंफ्यूज हो रहे हैं मैकडोनल्ड को लेकर। डिक बोलता है तुमने मैकडोनल्ड कॉर्पोरेशन कैसे लिखा अपने लेटर हेड पर, लोग ये सोचेंगे कि ये तुम्हारी कंपनी है। फिर मैक गुस्से से फोन डिक से ले लेता है और बोलता है ये तुम्हारी कंपनी नहीं है, इसे हमने बनाया है। हमने 30 सेकंड बर्गर का सिस्टम इन्वेंट किया है, तुमने नहीं। तुम बताओ तुमने इसमें क्या किया है? क्या तुम एक भी चीज बता सकते हो जो तुमने की हो? नहीं, क्योंकि तुम एक जोक की तरह हो जिसने हमारा सिर्फ खून चूसा है। रे बोलता है तुम्हें पता है जब मैं पहली बार मैकडोनल्ड आया था तो मैं एक तरीका लेकर आया जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें, पर तुम लोग बस वहीं रहना चाहते हो जहां तुम अभी भी हो। पर मैं जीतना चाहता था और एक अलग फ्यूचर बनाना चाहता था। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बिजनेस में कोई जगह नहीं, बिजनेस एक जंग है। मैक बोलता है हम चाहते हैं तुम इस कंपनी से निकल जाओ। रे बोलता है तुम ये कैसे करोगे? मैक बोलता है हम लोग तुम पर केस करेंगे। रे बोलता है हाँ, और शायद तुम लोग जीत भी जाओ, पर तुम लोग मुझ पर केस करना अफोर्ड नहीं कर पाओगे। मैक में प्रेसिडेंट और सीईओ एक बड़ी कॉर्पोरेशन का जिसके पास 17 स्टेट्स में जमीन है। तुम सिर्फ एक बर्गर रेस्टोरेंट चलाते हो पूरे रेगिस्तान में। मैं नेशनल हूँ और तुम सिर्फ एक लोकल हो। थोड़ी देर में मैक का बीपी हाई हो जाता है और वो वहाँ बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन रे मैक से मिलने हॉस्पिटल आता है और वो मैक को ब्लैंक चेक देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद डिक रे को कॉल करता है और उसे 2.7 मिलियन मांगता है, खुद के लिए और डिक के लिए अलग अलग, वो भी टैक्स काट के, और उन्हें 1% कंपनी में प्रॉफिट भी चाहिए। रे को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो हैरी को बोलता है वो लोग पागल हो गए हैं जो इतना सारा पैसा मुझसे मांग रहे हैं। हैरी बोलता है और उन्होंने तुमसे सैन बेर्नार्डिनो मांगा है उनके पुराने एम्प्लॉयज के लिए। दोस्तों सैन बेर्नार्डिनो वो जगह है जहां पर डिक और मैक मैकडोनल्ड चलाते हैं। रे बोलता है मुझे सैन बेर्नार्डिनो से अभी प्रॉफिट निकालना है लोन चुकाने के लिए। हैरी बोलता है मैंने उसके वकील से बात की है और वो लोग नहीं मानेंगे। फिर डिक, मैक, रे, हैरी और उनके वकील मीटिंग करते हैं जहां पर रे का वकील कहता है रे को उनकी सारी शर्तें मंजूर हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, 1% प्रॉफिट कंपनी का फ्यूचर सेल में। रे बोलता है मैं पहले ही अपने इन्वेस्टर के साथ डील कर चुका हूँ और वो लोग इस डील के लिए राजी नहीं होंगे, पर तुम्हें रॉयल्टी मिलती रहेगी। इस बात पर डिक और मैक राजी हो जाते हैं और वो लोग मैकडोनल्ड को रे को बेच देते हैं। फिर डिक रे से मिलता है और वो कहता है हमने तुम्हें सब दिखा दिया था जो भी हमारे पास था, हमारा पूरा सिस्टम, हमारे सीक्रेट्स, हमने अपने आप को पूरी किताब की तरह तुम्हारे सामने खोल दी थी, तो क्यों नहीं तुमने हमारा आइडिया चुराया? रे बोलता है अगर मैं तुम्हारे आइडिया से बिजनेस स्टार्ट भी कर लेता तो मैं नाकाम हो जाता। रे डिक से पूछता है मुझे पता है तुमने अपने सीक्रेट बहुत से लोगों को बताए होंगे और तुम बताओ उनमें से कितने लोग सक्सेसफुल हुए? डिक बोलता है बहुत से लोगों ने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया। रे कहता है क्या वो मैकडोनल्ड की तरह कामयाब हुए? बिल्कुल नहीं, कोई भी मैकडोनल्ड के लेवल पर नहीं पहुंच पाया और ना कभी पहुंच पाएगा, क्योंकि सब में एक कमी है। एक चीज है जो मैकडोनल्ड को स्पेशल बनाती है। डिक पूछता है कौन सी चीज? रे बोलता है मैकडोनल्ड तुम्हारे स्पीडी सिस्टम की वजह से फेमस नहीं है, मैकडोनल्ड फेमस है अपने नाम के कारण। अब रे ऑडियंस से बोलता है मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं कि कैसे 52 साल के बुड्ढे ने जो मिल्क शेक मशीन बेचा करता था उसने कैसे फास्ट फूड एम्पायर बना लिया, वो भी 1600 रेस्टोरेंट 50 स्टेट में और 5 फॉरेन कंट्रीज में, जिसके साल का रेवेन्यू $700 मिलियन है। रे बोलता है सिर्फ एक शब्द, जिद। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो आपकी जिद की जगह ले सके, ना ही टैलेंट, ना ही होशियारी और ना ही कोई एजुकेशन। जिद और दृढ़ निश्चय अकेले ही बहुत शक्तिशाली हैं। फिर हम देखते हैं जून मैरेटिनो जो रे की सेक्रेटरी थी, उसे मैकडोनल्ड कॉर्पोरेशन का एक हिस्सा मिलता है। वो पहली औरत थी जिसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने की अनुमति मिली थी। फिर फेड टर्नर मैकडोनल्ड का सीनियर चेयरमैन बन जाता है और टर्नर ने मैकडोनल्ड को 100 देशों तक पहुंचाया है। और हैरी बनता है पहला प्रेसिडेंट और सीईओ मैकडोनल्ड कॉर्पोरेशन का। उन्होंने 1967 में रिजाइन कर दिया था रे के साथ डिस्प्यूट की वजह से, और रे और जॉइन शादीशुदा रहते हैं आखिरी दम तक। जॉइना ने रे के मरने के बाद ज्यादातर जमीन दान कर दी थी और मैकडोनल्ड भाई अपनी हैंडशेक डील को प्रूफ नहीं कर सके जिसमें उन्हें रॉयल्टी देने की बात की गई थी, और उन्हें कोई भी रॉयल्टी नहीं मिली है। आज के समय में उनकी रॉयल्टी को कैलकुलेट किया जाए तो वो हर साल $100 मिलियन होती है। और यहाँ हो जाता है मूवी का दी एंड। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो खुलता है और उसमें से एक म्यूजिक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज को, जिन मूवीज की स्टोरी, डायरेक्शन, एक्टिंग और ट्विस्ट और टर्न ने सभी को आकर्षित किया।
इस वीडियो में हम पूरी मूवी को समझेंगे और उसकी एंडिंग को एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है विश अपॉन। मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जिनका नाम जोहाना शेनन था। जोहाना अपने घर से बाहर निकलती है और जोहाना के हाथ में एक कपड़े में लपेटा हुआ बॉक्स जैसा कुछ था, और तभी जोहाना की पड़ोसी डेलुका जोहाना को विश करती है। जोहाना अपने घर के सामने रखे डस्टबिन में वो कपड़े में लपेटा हुआ बॉक्स डाल देती है। तभी घर से जोहाना की बच्ची निकलती है और जोहाना की बच्ची के साथ उसका डॉग भी था। जोहाना अपनी बच्ची को साइकिल पर साइकिल चलाने भेज देती है। जोहाना की बेटी क्लेयर साइकिल चलाने के बाद वापस अपने घर में लौटती है। घर के अंदर क्लेयर को अपने मम्मी की रोने की आवाजें आ रही।